बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविजन के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर सेनेटर हुमायूं साहब मौजूद है। सर, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज हम सर से सवालात करेंगे कि जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, सर ने MBBS की हुई है, फिर सियासत में उनका आना कैसे हुआ। तो सब पहले तो ये फरमाइएगा कि आपने MBBS की हुई है, फिर प्लास्टिक सर्जरी में आपने अपने करियर को परसू किया, तो सियासत की तरफ आपका आना कैसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि जब मैं FRCS वगैरह करके वापस आया एज ए प्लास्टिक सर्जन और काम कर रहा था, तो 2000 में वापस आया। 2005-6 तक मैं रोजाना टीवी देखता था, शाम को टाइम मिलता था, जब भी होता था। तो जो मुल्क में हो रहा है, जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, मैं लोगों को बुरा भला कहता था, सब कुछ कहता था। फिर कहता था ये अनपढ़ लोग, और किधर आ गए, कौन आ गए, क्या आ गए। फिर एक सवाल, एक दिन रात को सोने से पहले, ये 2006-7 की बात है, तो रात को सोने से पहले वो कहते हैं ना, अक्सर शबे तन्हाई में चंद कुछ देर नींद से पहले, तो मैंने अपने आप से सवाल किया, आंखें बंद थी मेरी, लेकिन मैं सवाल किया कि तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया है। तुम जब सबको बुरा भला कह रहे हो, तो अगर वो लोग नहीं आएंगे, तुम लोग नहीं जाओगे, तो वो लोग तो जाएंगे, ठीक है, उस लिहाज से तो वो तो आएंगे ही आएंगे। तो आपने क्या किया है? तो उसका जवाब मुझे ये मिला कि यार हुमायूं, तुम्हें भी अपना जो है ना, वो सियासत में एक वो देना चाहिए, अपनी इनपुट देनी चाहिए। तो तब मैंने ये सोचा कि मैं सियासत को ज्वाइन करूंगा एक्टिवली। फिर मेरे पास सवाल ये आया कि अगर सियासत को ज्वाइन ही करना है, तो फिर किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाऊंगा। तो मैं नजरियाती तौर पर किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता था कि जिसके अंदर रूसी सियासत मतलब ऊपर गायब हो। वैसे तो मेरा बेटा भी डॉक्टर होगा, आपका बेटा उसमें चला जाएगा, ये सहाफत में चला जाएगा, वो एक चीज होती है। तो माँ बाप के बच्चे, मतलब जो पॉलिटिशियन है, उनके बच्चे पॉलिटिक्स में जाना, ये नॉर्मल बात है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरी ये सीट है, या मैं अगर मेरा वालिद चूंकि वो प्रेसिडेंट है एक पार्टी का, तो मैं कुछ भी ना करूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। नहीं, ठीक, उसका एक तरीका होना चाहिए। हर जगह पे हुआ है, आप अमेरिका में देखे, सीनियर बुश था, जूनियर बुश था, सारे हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उन्होंने अपने वो वहां से पहुंचे वहां तक, ठीक है। तो उसमें मैं पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI, इन तीन के साथ तो मैं जा नहीं सकता था, और ना मैं ANP के अंदर जाता, क्योंकि इनके अंदर खानदान है। अगर आप भुट्टो का आपके साथ नाम नहीं लगा हुआ, तो आप जितने मर्जी हो जाए, रजा रब्बानी की तरह हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आप वहां नहीं पहुंच सकते। एतजाज एहसन हो जाए, जिससे बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, आप वो सीट नहीं ले सकते। उसकी बजाय कोई नालायक निकम्मा बंदा है, जस्ट बिकॉज कि उसके पास एक पेपर आ गया है कि वो वसीयत पता नहीं वो भी कहां से आई है, तो वो बन जाएगा। फिर आप उसमें PMLN में चले जाए, वहां पे तो बिल्कुल ही उससे भी ज्यादा गैर गुजरा काम है, ठीक है ना। वहां पे तो सोच ही यही है कि हम हुक्मरान खानदान, मतलब आप तो हो ही नहीं सकते। फिर JUI में भी यही मसला है। बाकी में तो मैं उधर जा नहीं सकता था। 3 चॉइस से, जमात इस्लामी था जहां नहीं है, MQM का था जहां नहीं है, और PTI था। ये 3 जमातें ऐसी थी। मेरा स्टूडेंट लाइफ में मेरे जमात के साथ कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए नहीं हो गया। MQM उस जमाने में जो थी, वो MQM के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि वो एक क्या कह सकते थे, ऑप्रेसिव किस्म की थी, या उसके अंदर वायलेंस बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह में फिर जब मैंने इस जमात को, PTI को जाके देखा, तो मुझे वो बेहतर लगा। फिर एक दिन उन लोगों ने मुझे आपको कहा कि अगर आपने ज्वाइन करना है, आप मत ज्वाइन करें, आप आके हमें देख लिया करें। तो मैं हर फ्राइडे को उनके पास 1 घंटे के लिए जाता था, और जब मैंने उनको देखना अंदर से शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये जेन्युइनली इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहां पे जेन्युइन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि आगे आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। सो दैट इज हाउ आई जॉइन पॉलिटिक्स। सर, आप सेनेट के अंदर एक तगड़ी आवाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खान साहब के आप एक करीबी साथी समझे जाते हैं। यहाँ पे आप काम भी करते हैं, अपने जो अपने एक एकेडमी भी, आपकी अपनी एक एकेडमी है, वहां पे आप मेडिसिन भी पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। तो कैसे इतने मुश्किल चीजों को आप मैनेज करते हैं?
देखिए आप कुछ चीज भी करना चाहोगे, आपको अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। जब 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 खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने मुझे बुलवा के पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 दफा उन्होंने 3 मुख्तलिफ मौकों पे मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मेरी इतनी कमिटमेंट्स हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं कि मैं किसी पोजीशन के लिए टाइम नहीं दे सकता। ठीक, तो वो सारी चीजें लेकर मैंने उस लिहाज से किया था, तो वो नहीं है। लेकिन बाकी चीजें हैं, जितना टाइम सेनेट जो टाइम मुझसे मांगता है मैं वो दे सकता हूँ। जो मेरी टीचिंग जो मुझे टाइम है वो मैं दे सकता हूँ। मैं इंटरनेशनल फैकल्टी में से हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं पेपर्स हैं वो लिखता हूँ, मेरे अपनी सर्जरीज भी करनी होती है, सारी चीजें करके तो उनको मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन किसी ऐसे पोस्ट पे जाना कि जो कमिटमेंट मांगे वो इस वक्त मैं शायद उस वक्त मैं नहीं दे सकता था। हाँ, जब वो आएगा और अगर अभी आज मैं इस काबिल समझता हूँ कि मैं इन सब चीजों को साइड करके मैंने फिर उसको तरजीहाती तौर पे लेकर करना होगा तो करेगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज द आंसर। ठीक है सर, ठीक है। सर, हुकूमत ने 6 बिल्स पास की रिसेंटली। उसमें एक ये है कि वो जजेस की तादाद को, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। आज 17 है, 34 तक ले जाना चाहती है हुकूमत। अगर उनकी नीयत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 58,000 केसेस पड़े हुए हैं, अगर इनमें कमी आ सकती है, इस नीयत से ये बढ़ाते हैं तादाद जजेस की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज क्यों है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपकी सबसे पहले बात यह है कि मेरी नीयत है एज ए गवर्नमेंट कि मैं जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उनको कम करूं। ठीक है, ठीक। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि पेंडेंसी ऑफ केसेस किस कोर्ट में सबसे ज्यादा है। या लोअर कोर्ट्स में है, हाई कोर्ट में है, या सुप्रीम कोर्ट में। लोअर कोर्ट में तकरीबन 27 लाख केसेस हैं, हाई कोर्ट में कोई 3-3.5 लाख केसेस हैं, और इसमें 68,000 है, 58,000 या 60,000 है उस लिहाज से। तो मेरे लिहाज से जो आवाम को अगर मैंने रिलीफ देना है तो आवाम तो असल फंसी हुई है नीचे लोअर कोर्ट्स में, मुझे वहां पे करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है जो आवाम का, वो आ जाती है हाई कोर्ट में। उसके बाद थर्ड लेवल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अभी अगर आप कुछ केस करते हो तो उसकी फी भी 10 लाख कर दी है। मतलब अगर मैं एक आम सा बंदा हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक मेरी रसाई इन्होंने मुश्किल कर दी है। ठीक है ना? ठीक। तो वो भी अपने कर दिया, और उसकी वजह मेरी नजर में ये है कि चूंकि उनमें से ज्यादातर लोग जो ये कर रहे थे, जो वहां बैठे हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हैं। तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये 68,000 लोग जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये 68,000 लोग 68,000 लॉयर्स को, या एक लॉयर को 50 मरतबा, या किसी लॉयर को 10 लाख रुपए तो ये देंगे ही देंगे। ये तो वो है जो सुप्रीम कोर्ट को देंगे, उसके ऊपर की क्या फी होगी वो ऑन टॉप ऑफ दैट होगी। तो वो तो सबसे पहले गलत है। नंबर 2, आपने बगैर सोचे समझे, आपको ये नहीं पता कि जो केस लोड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको पता ही नहीं कि आपका केस लोड है कितना। जब आपको पता नहीं है केस लोड कितना है तो आप उसको कैसे कहोगे कि इतने जजेस कर लेंगे। अगर हम मिसाल देते हैं 34 जज करते हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान की जो 24 या 25 करोड़ आबादी है उसमें 70 लाख लोगों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाता है। हम दुनिया में चले जाते हैं, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है जो हमारे पड़ोस में भी है, इंडिया है, वहां पे 4.5 करोड़ के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज है। उनका तो इतना मसला नहीं है, 34 है उनकी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना? और उनकी आबादी कितनी है? 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, फिर हम उससे बाकी मुल्कों में भी चले, उन्होंने भी इसी तरीके से ही है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस कम होते हैं। हाँ, अब हम जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके देख लेते हैं, या हम बाकी जगह लेते हैं, हम 3-3 महीनों की छुट्टियां देते हैं। ठीक भाई, हम 3 महीनों की छुट्टियां क्यों देते हैं? नंबर 2, जो मसला है वो आपके नंबर ऑफ जजेस का नहीं है, आपका दूसरा मसला है आपकी जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। उसके अंदर मतलब एक केस आएगा, उस केस को हम 6 साल तक, 10 साल तक, 50 साल तक सिर्फ एडजॉर्न करते रहेंगे, स्टे ऑर्डर रहेंगे। आप इस सिस्टम को ठीक करो। अगर आप इस चीज को ठीक नहीं करोगे
ठीक। तो आप 34 के बजाय 70 जज ले आओ, वो एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, आपने पहले उन चीजों को समझना कि प्रॉब्लम कहां है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जस्ट बिकॉज कि आप समझते हो कि जी चूंकि केसेस ज्यादा तो ज्यादा जजेस उसको बेहतर करेंगे, गलत। ठीक है, मतलब आप उनकी ये नाअहली समझते हैं बजाय इसके कि मैं समझता नहीं हूँ वो है नाअहल। ठीक है सर, आपको एक ऑप्शन देता हूं। आप डॉक्टर है, बाहर भी आपने टाइम गुजारा है, आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, एक्सपीरियंस भी आपका है क्योंकि आप इस फील्ड से है। आप ज्यादा परफॉर्म एज ए सेनेटर करेंगे जो कि आप कर रहे हैं, या आप हेल्थ मिनिस्टर केपी या जो अभी केपी में हुकूमत है तो वहां पे आपके ज्यादा पोटेंशियल आपका आ सकता है? देखिए, इसमें ये नहीं है, मैं कोई, अगर आप उस लिहाज से देखिए, इसमें जो मिनिस्टर होता है ना, वो टेक्नोक्रेट नहीं होता। उसके लिए टेक्नोक्रेट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए डॉक्टर होना, या उसके लिए अगर मैं फाइनेंस में हूं तो उस लिहाज से, या मैं अगर फर्स्ट करें एजुकेशन में, तो ठीक है, अगर आप होंगे तो आपको समझ जरा जल्दी आ जाएगी। लेकिन वो आप, असल चीज ये है, ये एक ब्यूरोक्रेसी आपको मिसगाइड नहीं, आपको ब्यूरोक्रेसी से, देखिए, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर मैं समझता हूं, अगर मेरे अंदर शऊर है, समझ है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ब्यूरोक्रेसी मुझे चक्कर दे रही है। मेरी टीम में मेरे पास टेक्नोक्रेट होंगे। अगर मैं फर्ज करें मैं डॉक्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं आम सा आदमी हूं, लेकिन मुझे मिनिस्टर बना दिया, मेरी टीम होगी जिसमें मेरे साथ टेक्नोक्रेट होंगे जो मुझे बताएंगे कि ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है। आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहा हूं। अगर आप उसका हल ढूंढ रहे हैं और खुद से दिल से उसको ठीक कर रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। सोल्यूशन आपको टेक्नोक्रेट्स बता देंगे, ठीक, प्रॉब्लम आपको टेक्नोक्रेट बता देंगे, उसकी पॉलिसी के लिए आपको एडवाइस मिल जाएगी। आप फिर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना होगा, वो आपने ब्यूरोक्रेसी से कराने का आपको तरीका आना चाहिए। ठीक सर, उन चीफ बिल्स में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाई गई है। वैसे सारी चीफ सर्विसेज की गई है। अब पहले 3 साल इनकी मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल हो गई है। इसमें यह है कि 5 साल एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। तो आम तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आ रहा है कि ये ऐसे मुनीर साहब का ये जो है टेन्योर, इसको बढ़ाना चाहती है हुकूमत। तो इसकी क्या असरात हो सकती है सियासत पे, जमहूरियत पे, और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और फिर खान साहब पे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझे जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे प्रॉब्लम इसका नहीं है कि इसका हुकूमत पे क्या असर होगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि इसकी जब ये मुद्दत बढ़ाएंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो उस इंस्टीट्यूशन, जो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन है, जो एयरफोर्स एज एन इंस्टीट्यूशन है, उस पर नीचे लोगों पर क्या होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे एक जनरल की, या एक 65 साल जज की, या एक रिटायर्ड किसी ब्यूरोक्रेट की, हम उनके लिए चीजें बढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां पे 30 साल का लड़का जो हो जाता है ना, वो ओवर एज हो जाता है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम एक रिटायर्ड उसको से आर्म फोर्सेस वाले को, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को, रिटायर्ड जज को, हम उसको रीपोस्ट कर देते हैं किसी और जगह पे। अच्छा, जब हम उसको रीपोस्ट करते हैं, लेट्स से मैं नैब में किसी को लगा देता हूं, आप उसके अंदर ऐसा सिस्टम हो कि अंदर से लोग आए और ऊपर पहुंचे, उसको कैरियर ओरिएंटेड करें, उसके अंदर टेक्नोक्रेट लोग किस्म के जो उस चीज को समझते हो, वो ड्यूरिंग द जॉब वो ट्रेन भी हो रहे हो, ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे हो। आप हर दफा ऊपर से करेंगे, मेरे पास क्या इंसेंटिव है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टली काम करूं, जब मुझे पता है कि यार वो अगला बंदा आ जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा और मुझे चांस नहीं मिलेगा। फिर मैं अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की बजाय मैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ देखूंगा, फिर मैं अपने दूसरे तरीकों से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश। मुझे इस चीज का ज्यादा प्रॉब्लम है। आप किसी की देखें, अच्छा दूसरी बात, एज अपोज टू कि मैं किसी का टाइम पीरियड बढ़ा देता हूं, वो शायद फिर भी उतना बुरा नहीं है जितना मैं किसी को एक्सटेंशन देता हूं।
ठीक है, क्योंकि जब मैं टाइम पीरियड बढ़ा रहा हूं तो नीचे उसका असर ये होगा कि हर 3 साल के बाद, हर 5 साल के बाद लोग ऊपर आएंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर मेरा टाइम पीरियड पूरा हो गया और मैं इसको दोबारा यहां कर रहा हूं, तो अब नीचे वाले जो लोग आ रहे हैं वो ऊपर नहीं आ सकते, वो रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, वो सुपरसीड हो जाएंगे। वो चीज गलत है, टेक्निकली वो ज्यादा गलत है। तो अगर पहले तो इसको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नीचे जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है ना, वो ज्यादा बेरोजगार है। ठीक, तो हमें ये चाहिए कि जितनी जल्दी हम इन चीजों को ऊपर लेकर जाए, और ऊपर टेन्योर 3 साल 4 साल 3 साल, आई थिंक दैट्स गुड। वो ऑलरेडी 3 साल लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर रह चुका है, वो 3 साल आर्मी को हो सकता है। और ये इंस्टीट्यूशंस के जो पॉलिसीज होती है वो नहीं बदलती। ठीक, इन इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसीज वैसे नहीं बदलती जैसे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसीज बदलती है। वो इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर वाला एक बंदा हट भी जाए तो नीचे वाले बंदे सारे उसी लेवल के होते हैं, वो फौरन खानापुर कर लेते हैं। बाकी जगहों पे इस तरह नहीं होता, पॉलिटिशियन में ऐसे नहीं होता। एक आदमी स्टेटमेंट है, बाकी नहीं है, उनकी पार्टी में बाकी लोग उस तरह के नहीं होंगे। यहाँ पे इनको फर्क करना होगा। ठीक है सर, ट्रंप साहब से इनके इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। ट्रंप अब इलेक्शन जीत चुके हैं, तो ये उम्मीदें वाबस्ता होने के पीछे वजूहात किया थे और इसके क्या असर हो सकते हैं? देखिए, इसमें है कि जब हम देखते हैं कि एक पॉलिसी थी, यूनाइटेड स्टेट्स की एक पॉलिसी थी कि उन्होंने अपनी पॉलिसी में ये कहा था कि पाकिस्तान का ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, ये हमारे लिए उस तरह का एसेट नहीं है जैसे बाकी लोग हैं, ये हमारी बात उतनी ही सुनता है जैसे बाकी सुनते हैं। तो हमें इसको साइड करना होगा, ये उनकी पॉलिसी थी। फिर उन्होंने उस पर अमल कैसा किया। अब अगर ट्रंप आके, और ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा है कि वो इमरान खान के लिए बात करेगा, तो उससे शायद उम्मीदें पैदा हुई है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आके अपनी पॉलिसी जो इंटरफेरेंस है बाकी मुल्कों के अंदर, और ये उनकी खुली पॉलिसी है, वो रिजीम चेंज करते होते हैं। अगर उनकी पॉलिसी के साथ कोई एग्री ना कर रहा हो, ये उस बंदे को हटाते होते हैं। ठीक है, और ये ओपन पॉलिसी है। तो अगर वो चीज है तो फिर उसको अगर रिवर्स करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप उस पॉलिसी को विज़-अ-वी पाकिस्तान, मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उनका पॉलिसी थी, पहले उन्होंने एक पॉलिसी की, अब उसको रिवर्स करके दूसरी कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेट्स सपोज करते हैं ट्रंप ने मुदाखलत की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरा दी एक कंस्पिरेसी के तहत, तो आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस स्टांस के खिलाफ नहीं है जो खान साहब कह रहे थे कि एक बैरूनी साजिश की वजह से मेरी हुकूमत गिराई गई है? अच्छा, लेट मी से इसको मैं इस तरीके से करूंगा। अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपके टंगड़ी लगा के आपको गिरा दिया, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दोबारा उठाता हूं, इनमें से कौन सा काम अच्छा है? उठाने वाला। गुड, ठीक है। जो काम उन्होंने गलत किया था, अगर वो उसको रिवर्स करते हैं और जो गलत हुआ था उसको रिवर्स करते हैं, मैं इसको रिवर्सल देख रहा हूं, मैं रिवर्सल ऑफ द पॉलिसी देख रहा हूं। मैं इसको उस लिहाज से नहीं देखूंगा कि इंटरफेरेंस है। मैंने आपके घर में इंटरफेयर किया था, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, मैं उस तकलीफ को रिवर्स करना चाहता हूं कि नाउ नंबर 2, मेरा ख्याल है कि जहां तक मुझे जो समझ आती है कि वो इनकी गवर्नमेंट इस लिहाज से हटाने की नहीं करेंगे। हाँ, मैं उनके साथ ये उनसे एज अ डेमोक्रेट, एज क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करने वाला बंदा, एज अ ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव करने वाला बंदा, मैं उनको जरूर ये बताऊंगा कि ये देखो, ये हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी की ये हालात है। आप फर्ज करें आप जीते हो और अगले दिन आपकी बजाय डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे वोट चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपने 270 लिए ना, कल को वहां पे भी कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन होता जो आपके 270 को कम करके 180 कर देते और उनके 180 को या 20 को ऊपर बढ़ा के 270 कर ले, तो फिर क्या करोगे आप? उन चीज को उनको समझाऊंगा कि क्या हुआ पाकिस्तान में, फिर उनको बताऊंगा पाकिस्तान में क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है। चूंकि वो हमसे बात चीजों में बेहतर है, मैं उनसे गाइडेंस मांगूंगा कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो चीजें मांगना, वो चीजें करना, मेरे ख्याल में वो कोई बुरी बात नहीं है, किसी से मशवरा लेना बुरी बात नहीं है। हाँ, उनके साथ साजिश करना
वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे सर मजबूत है, रिवायात वहां पे आ रहे हैं, जो भी आता है तो बाकी उनको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जो मौजूदा जो हुकूमत बैठी हुई है, एक जमाने में ये उनका फौज की एक शिकार रही है, दोबारा एक समझौते, एक डील के जरिए हुकूमत आई हुई है, तो जमहूरियत ऐसे माहौल में कैसे तरक्की करेगी पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत सबसे पहले पार्टियों के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? फिर पाकिस्तान के अंदर जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की जो सबसे एक इम्पोर्टेंट शिक है, देखिए अगर मेरा और आपके दरमियान में एक फड्डा हो, हम किधर जाएंगे? कोर्ट्स में जाएंगे ना। अगर हमारे कोर्ट्स ही आजाद नहीं है तो क्या जमहूरियत और किस किस्म की जमहूरियत? ठीक ठीक है, और अगर वो कोर्ट्स में किसी तरीके से अच्छे जजेस आ गए, हमने उनको निकाल दिए, ठीक, हम चाहते हैं कि हमारे जज हो, हम चाहते हैं हमारे कोर्ट हो जो हमारे हक में फायदा दे, हमारे हक में सारे डिसीजन दे, तो हमने क्या किया? हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में मैं एज अ गवर्नमेंट मैंने अपने बंदे डाल दिए। अब ये 7 बंदे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में, जो कि मेरे बंदे हैं, जिनको अपॉइंट मैंने किया है, जिनको सेलेक्ट मैंने किया है, अब वो लोग जब मेरे खिलाफ कोई केस आएगी, वो मेरे खिलाफ वाले केस में मेरे हक में फैसला करेंगे। उनकी इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हमेशा वो होगी जो मेरे हक में हो। यहाँ इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और ये जो अभी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो ज्यादा इसको नुकसान पहुंचा। अदलिया की आजादी को खत्म कर दिया, अदलिया की आजादी खत्म कर दिया, अदलिया को मातहत कर दिया है, अदलिया की इंडिपेंडेंस को खत्म कर दिया, अदलिया की ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स को खत्म कर दिया। ये बाय नेचर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने मौलाना पहलवान साहब को मदऊ किया है 9 नवंबर को, जो इनका एहतजाज है, जो जलसा है पेशावर किया सवाबी के अंदर अभी तो तब्दील किया है। मौलाना साहब की जो पार्टी के तर्जुमान है, जो लोग, वो कह रहे हैं कि हमने अभी तक हमें कोई वो नहीं किया है, मदऊ भी नहीं किया गया है, और हमने इनके साथ जाने का अभी कोई खत्मी फैसला भी नहीं किया है। तो सर ये कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, कंफ्यूजन नहीं है, ये बात दफा ये हो जाता है कि आप कहते हो, आप बाज लोग होते पॉलिटिक्स में होते हैं, वो जरा प्री मेच्योर बात दफा चीजें हो जाती है कि हमने हो सकते किया हो, उन्होंने भी डिसीजन नहीं लिया होगा फाइनल कि क्या होगा। लेकिन देखिए, मेरे लिहाज से सबसे पहले हम लोगों को ऑपोजिशन की सारी जमातों को हमें उसमें, और ये भी देखना पड़ेगा ऑपोजिशन में जो बाज जमातें ऑपोजिशन में बैठी है, वो ऑपोजिशन की जमातें नहीं है, वो गवर्नमेंट की जमातें ऑपोजिशन में बैठी हुई है, क्योंकि वो हर चीज में गवर्नमेंट के साथ ही वोट कर। इशारा आपका एनपी की तरफ, मेरा इशारा एनपी की तरफ है, मेरा इशारा बाप की तरफ है। मेरी नजर में ये लोग इस वक्त ट्रोजन हॉर्सेस हैं। जेयूआई ने भी सपोर्ट किया। नहीं देखिए, नहीं, जेयूआई ने उनको बहुत ज्यादा चीजों में अपोज भी किया है, बहुत चीजों में वो रिफ्रेन भी किया है, लेकिन ये तो हर जगह पे उनके साथ खड़े होते हैं, ये तो हर वक्त उनके साथ होते हैं। तो इस वजह से मैं कर रहा हूं। अब इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि, और इनका स्टांस भी तकरीबन है कि इन दोनों को देखना चाहिए कि ये आगे जाके क्या करना चाहते हैं। एनपी का स्टांस वैसे आया है कि हम इन 6 बिल्स को नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। मलबुल खान साहब वो कह रहे थे कि हम इन 6 बिल्स को जो अभी रिसेंटली पास की गई है पार्लियामेंट से। मेरी बात सुने, आप 6 खंडक 6 वो कब्रें खोद दे, कब्रें खोदने में आप उनकी मदद कर दें, जब वो उसमें बंदे को लेटाएं तो आप कहेंगे मैं इन बंदों को नहीं मानता हूं, इनके लिए 6 और मुर्दा लेकर आए। इस तरह नहीं होता। आपने 26वीं तरामीम में बढ़ चढ़ कर आगे छलांगे मार मार के उनका साथ दिया, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि मैंने उनके साथ मिल के 6 कब्रें खोद दी हैं। अब उस कब्रों में आपको उन्होंने कहा था मैं एक लाश लेकर आऊंगा, ये वाली, वो लाश ले आए कोई और जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपसे बड़े बेईमान है। ठीक, उन्होंने आपके साथ भी झूठ बोला, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी झूठ बोला। मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने कहा था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाएंगे, ये बिलावल भुट्टो ने कहा था, नहीं बनाया, झूठ बोला। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ धोखा किया कि भाई हम ठीक है 26वीं तरामीम में हम ये चीजें कर लेते हैं, उसको इन्होंने दूसरे तरीके से लाके इन बिलों के लिहाज से वही काम कर दिए। ठीक, ये बेईमान लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये धोखे वाले लोग हैं।
इस चीज के ऊपर मैं ये समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब को एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए और वहां पे उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जब चीज खराब हो गई है और ठीक करना होगा। सियासत में है, बहुत अरसे से अब सियासत में है, मौलाना साहब का एक रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड को नजर में रखते हुए अब क्या समझते हैं? देखिए, मेरी नजर में मौलाना साहब रिकॉर्ड है। उन्होंने पॉलिटिशियन के लिहाज से हमेशा डिसीजंस लिए हैं। इस वजह से उनकी पार्टी कभी बड़ी पार्टी नहीं बनी। बड़ी पार्टी बनने के लिए आपको पॉलिटिशियन से आगे निकल के लीडर बनना पड़ता है। लीडर का मतलब ये होता है कि आप अपनी अगली टर्म नहीं देखते हो, आप अपनी अगली नस्ल देखते हो। वहां पे मौलाना साहब को ये अपनी इस पार्टी की अगले 5 साल को छोड़ के उनको देखना होगा कि वो इस अवाम के लिए एट लार्ज क्या कर सकते हैं। जिस दिन वो ये डिसीजन ले लेंगे और वो एक प्रिंसिपल स्टैंड पे खड़े हो जाएंगे तो फिर लोग उनको पसंद करने चाहिए। लोग जनरली ये याद रखें, हम फिल्मों में जब देखते हैं तो जो हीरो का किरदार होता है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, वो हीरो का किरदार हमेशा स्टैंड लेता है, वो मार भी खाता है लेकिन आखिर में वो हमेशा जीता है। क्यों स्टैंड लेता है? इमरान खान का ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था। ये तो आप बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, वैसे नहीं कि पीटीआई वो नाराज हो जाए आपसे। क्या चीज? खान साहब और मौलाना साहब को आप एक सिंसियरली मशवरा दे रहे हैं। मेरा मशवरा देना अमानत है। मैं अपनी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मैं उनको मशवरा दे सकता हूँ, माने ना माने ये उनका है, लेकिन मेरा मशवरा इसलिए नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी को खुश करूं। मेरा मशवरा इसलिए कि मैं इस अवाम के लिए कुछ उनको सही मशवरा दे दूं। अगर मौलाना साहब एक प्रिंसिपल चीज के ऊपर स्टैंड ले लेंगे तो जैसे इमरान खान की एक मकबूलियत कम हो रही थी, लेकिन जब उसने प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया, आज देखो इमरान खान किधर है। अब ये पूरी गवर्नमेंट, पूरी इंतजामिया, सारी चीजें मिलकर भी इमरान खान के सामने बोने हैं। ठीक सर, लास्ट सवाल है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पास हो गई, अब हुकूमती खलकों से 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें आनी शुरू हो गई है, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बातें है। ये भी है कि खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जाएगा, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? वैसे आ सकती है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल? देखिए, आप बेसिकली ये कर रहे हैं कि आप एक बंदे को कह रहे हैं कि यार मैं इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करूंगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं 164 जो नहीं है, वो किसी को फोर्स करके डरा धमका के, उसके लिहाज से मैं इधर उधर लोगों से ले रहा हूँ, किसी को अगवा कर रहा हूँ, किसी को, वो मुझे आके बयान दे रहा है, मैं उस बयान के ऊपर कर रहा हूँ। हालांकि इसी तरह के बयान तो इसहाक डार ने मियां नवाज शरीफ के साथ हुदैबिया पेपर मिल में भी दिया हुआ है। उधर आप लोग नहीं मानते हो, इधर आप कहते नहीं करूंगा। क्यों? आपको ऐसा बंदा चाहिए नहीं है जो इस मुल्क के लिए सोचे, जो अगली नस्लों के लिए सोचे। आपको ऐसे बंदे चाहिए जो आपके साथ मिलके आज के दिन आपके लिए सोचे, अपने लिए सोचे, मुल्क के लिए ना सोचे। इस वक्त अगर आज एक बंदा है जो इस मुल्क के लिए अपनी जान के लिए खड़ा हो रहा है और वो परवाह नहीं कर रहा, वो इमरान खान है। आज वो डील करके चला जाए, उसको क्या कहा है भाई 3 साल के लिए पॉलिटिक्स ना करो। ये नवाज शरीफ को तो 10 साल के लिए कहा था, वो तो फौरन भाग गया था। इमरान खान कहते हैं मैं 3 साल छोड़ो, मैं 3 सेकंड के लिए खामोश नहीं रहूंगा। जब आप इस किस्म के लोगों के साथ, इन लोगों को आप अपने लाइन से हटाने की कोशिश करते हो तो ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन खुदा न खासा ऐसा हुआ। एक चीज ऐड करूं सर इसमें, खान साहब की तरफ से ये भी सुनने में आया है शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक कि खान साहब कह रहे थे अगर मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करना है तो करने दो। देखिए, एक आदमी जो सच में होता है ना, वो कहता है कि एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। ठीक, मौकफ की बात है। ठीक है, वो कहते हैं मैं अपने मौकफ से, आप मुझे चुप कराना चाहते हो, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा, चाहे आप मुझे वहां पे। इसका मतलब ये है कि वो आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड है, उसको पता है कि वो हक पर है। जब आप हक पर होते हो आप हमेशा स्टैंड लेते हो, जब आप हक पे नहीं होते हो आप स्टैंड नहीं लेते हो। जब आपके अंदर कमजोरियां होती हैं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो।
ये हिसाब किताब है सारा। तो इस वक्त वो एक बंदा जो इस मुल्क में हर एक के लिए खड़ा हुआ है, उस एक बंदे को ये चाहते हैं किसी तरीके से रास्ते से हटा दें। खुदा न खासा ऐसा हो गया, किसी भी वजह से हो गया, इस किस्म की बात होगी, मेरी नजर में ये लोग नहीं संभाल सकेंगे प्रॉब्लम्स को। हाँ ये है, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया नहीं है सर, सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया नहीं है खाली, सोशल मीडिया के पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है। अवेयरनेस, ये जो इतने सब चीजों के बावजूद, खंदक के खोलने के बावजूद यहाँ पे हजारों लोग पहुंच जाते हैं। आप आंसू गैस इतना फेंक रहे होते हैं, या आप आंसू गैस किसी मतलब वो आम से हवा में तो नहीं कर रहे हो ना, लोग आते हैं तो उनके लिए कर रहे हैं ना। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये था सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इनसे आपने ये मानाखेज गुफ्तगू सुनी। अगली प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उस वक्त तक खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।